दिनिशा सर स्वागत करता है आपका सीजी शिक्षा में। जैसा कि कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं जिसके अंतराल में हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। तो आप लोग इससे पहले जो वीडियो लेक्चर है उसमें आप लोगों ने देखा था चतुर्भुज के बारे में और त्रिभुज के बारे में। वास्तव में त्रिभुज होती क्या है, चतुर्भुज होती क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने गहन अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए आज हम इस चलचित्र वीडियो के माध्यम से जानते हैं चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज को हम लोग किस तरीके से फेस करते हैं, चतुर्भुज का हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं, चतुर्भुज के बेस पे जानते हैं। तो चलिए चतुर्भुज के बेस पे हम लोग जानते हैं इस वीडियो लेक्चर, क्योंकि ये बेसिक जो वीडियो लेक्चर हो रहा है वो बहुत ही गहन अध्ययन के बेस पे हो रहा है। अगर बेसिकली इस चीज को जान जाते हैं तो आप लोगों का आगे का जो चैप्टर में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए जानते हैं चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं भाई कि चतुर्भुज क्या होती है, इसको तो जान गए। चतुर्भुज के प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं। चतुर्भुज के प्रकार के बारे में यहाँ से हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, यह आपका चतुर्भुज का प्रकार है। यह आप लोगों का क्या है, चतुर्भुज का प्रकार। तो अभी हम लोग देख रहे हैं चतुर्भुज के प्रकार। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार के बेस पे हम लोग देखते हैं इसका प्रकार किस किस तरीके से होता है, क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, इस चीज को यहाँ से इस अंतराल पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। क्लियर? तो चतुर्भुज जो कि आप लोग जान रहे हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं। कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, अंतः भाग, बाह्य भाग। ये 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान होता है। चतुर्भुज की दृष्टि से जब हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 विकर्ण होता है, 2 अंतःभाग, एक अंतःभाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। जब शीर्ष बनता है, जब शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है, जब भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा, भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेगा तो भुजा, और भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा। कोण के दृष्टि से जो भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुका होता है उसको कोण बोलते हैं। इसमें 2 विकर्ण होते हैं। अब चतुर्भुज के बेस पे हम लोग पहला जो देखते हैं वो वर्ग के बेस पे आता है, क्योंकि वर्ग भी चतुर्भुज का एक अभिन्न अंग होता है। उसके बाद आयत के बारे में देखते हैं, फिर समचतुर्भुज के बारे में देखेंगे, फिर समांतर चतुर्भुज के बारे में देखेंगे, फिर समलंब चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। तो पहला हम लोग जानते हैं भाई वर्ग के बेस पे। पहला हम लोग किसके बारे में जानते हैं, वर्ग के बारे में जानते हैं भाई कि वास्तव में वर्ग क्या होता है, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। चलिए, तो सभी को आपको साफ स्वच्छ सुदेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लाइन टू लाइन प्रॉपर लाइन में उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए क्लीन एंड क्लियरिटी के साथ आपको अच्छे तरीके से लिखना है भाई। क्लियर? तो चलिए पहला वर्ग के बारे में जानते हैं हम लोग भाई। किसके बारे में जानते हैं, वर्ग। पहला वर्ग भाई साहब के बारे में जानते हैं। ये वर्ग भाई साहब क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ग देखिए, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं, ठीक है, यहां पर देखिए जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, बराबर होती है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। किसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। किसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग में कितने भुजाएं होते हैं, वर्ग में 4 भुजाएं होते हैं। 4 भुजाएं किस में बराबर होती है, तो वर्ग में बराबर होती है। वर्ग में कितने भुजा होते हैं, तो 4 भुजा होते हैं। चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। एवं प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। 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 वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाता है। तो वर्ग का डेफिनेशन आप लोगों को पूछता है भाई छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बेस पे। तो यहाँ पर जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, तो 90 अंश की होती है।
है। कितने अंश की होती है बोलने से 90 अंश की होती है एवं प्रत्येक कोण, ठीक है, तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? 90 अंश की होती है। प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? 90 अंश की होती है, ठीक है। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है भाई? तो प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? तो 90 अंश की होती है। 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। वर्ग कहलाती है। वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। तो आप लोगों को पूछा जाता है भाई कि वर्ग क्या है बोल के, तो आप लोग क्या बोलोगे भाई कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? तो 90 अंश के होते हैं। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। किसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है? तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। किसकी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है? तो वर्ग की प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं और सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं? तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? 90 अंश की होती है और चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर? तो ये वर्ग के बेस पे देख रहे हैं, तो वर्ग का यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं भाई, ब्रांडेड। यहाँ पर आपको वर्ग का एक डायग्राम इस तरीके से बनाना है भाई, जिसका लंबाई, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। इसका नाम डिनोट कर देते हैं, ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। और प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। और प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये आपके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे भाई। तो वर्ग की दृष्टि से हम लोग पहला देख रहे हैं। तो वर्ग के बेस पे आप लोगों को पूछा जाता है कि वर्ग क्या है बोल के, वर्ग किस तरीके से चतुर्भुज है बोल के, तो आप लोगों को डेफिनेशन के स्वरूप में वर्ग के बेस पे आप लोगों को यही बताना है भाई कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? 90 अंश की होती है। क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। वर्ग में कितने भुजाएं आपस में बराबर होती है? तो वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। किसकी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है? तो वर्ग की प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। किसकी चारों भुजाएं बराबर होती है? तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में कितने भुजाएं होते हैं? तो वर्ग में 4 भुजाएं होती है। किसमें 4 भुजाएं होती है? तो वर्ग में 4 भुजाएं होती है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? तो वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। बराबर किसमें होती है? तो वर्ग में होती है। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? तो 90 अंश की होती है। और जैसे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आप लोगों का वर्ग के बेस पे। ये फर्स्ट कंटेंट है। सेकंड कंटेंट पढ़ते हैं भाई आयत के बेस पे। सेकंड कंटेंट हम लोग किसके बेस पे पढ़ते हैं? आयत के बेस पे। आयत होती क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये तो वर्ग हो गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं भाई आयत के बारे में। वास्तव में आयत होती क्या है भाई, इसके बारे में हम लोग यहां से जानते हैं। तो दूसरा हमारा कंटेंट है वो है आपका आयत। वास्तव में आयत क्या होती है, इसका परिभाषा क्या तरीके से होगा, इसको किस तरीके से हम लोग फेस करते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये होता है आपका आयत। चलिए अब आयत के बारे में जानते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो परिभाषा लिखिए भाई जिसकी, ठीक है, परिभाषा में अच्छे से लिखिए, ब्रांडेड हैंड राइटिंग के साथ लिखिए भाई। क्लियर? ब्रांडेड हैंड राइटिंग के साथ लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है। जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। जिसकी आमने सामने की, जिसकी आमने सामने की, जिसकी आमने सामने की भुजा, जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आपस में बराबर होती है। आपस में बराबर होती है। आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है जी? बराबर होती है। बराबर होती है। बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण, एवं प्रत्येक कोण, एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। एवं प्रत्येक कोण, एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की
90 अंश की होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है, आयत कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को आयत की परिभाषा पूछते हैं, आयत किस तरीके से होता है बोल के, तो आप लोग क्या बोलोगे कि जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। आयत किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। तो जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। तो आयत किसको बोलते हैं, आयत में आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, तो आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, तो आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। किसमें प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, तो आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। लेकिन आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, जबकि वर्ग में उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत में उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन उसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो वर्ग के बेस पे हम लोग जानते हैं, वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, हम प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, लेकिन उसके आमने सामने की भुजा बराबर। दोनों में अंतर यही है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जबकि वर्ग में उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों का प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। क्लियर। तो चलिए जैसे रेक्टेंगल के बेस पे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे भाई, रेक्टेंगल के बेस पे, जिसको आयत को क्या बोला जाता है, रेक्टेंगल बोला जाता है। ये आयत है आप लोगों का, इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जैसे इसका नाम डिनोट करेंगे हम लोग, तो नाम डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए भाई साहब है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो ये आपका इसके बराबर होगा, ये आपका इसके बराबर होगा। मतलब यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए बी बराबर DC और AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। और इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इसका भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू होता है 90 डिग्री। क्लियर। तो आयत के बेस पे जब हम इस चीज को देखते हैं तो क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है एवं उसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, जबकि आयत में उसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है। लेकिन आयत के बेस से यहाँ पर क्या दिया गया है, आयत के बेस से यहाँ पर ये दिया गया है एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो कॉमन चीज है, ठीक है, दोनों में प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। लेकिन यहाँ पर AB इक्वल टू DC है और AD इक्वल टू BC है, जबकि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत में उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो पहला पार्ट में हम लोग वर्ग के बेस पे पढ़े हैं, वर्ग एक चतुर्भुज का अंग है, दूसरा आयत भी चतुर्भुज का अंग है। तीसरा कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, तीसरा कंटेंट हम लोग समलंब चतुर्भुज के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। और चौथा पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के रूप में, पांचवा पढ़ेंगे समचतुर्भुज के रूप में पढ़ेंगे। क्लियर। तो इसके बाद हम लोग समांतर चतुर्भुज के रूप में पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज किसको बोला जाता है, समांतर चतुर्भुज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। समांतर चतुर्भुज किस प्रकार की होती है, उसकी प्रवृत्ति किस तरीके से होती है, इस प्रकार हम लोग देते हैं। तो थर्ड कंटेंट के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं समांतर चतुर्भुज। अगला हमारा जो कंटेंट है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहां से हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में, यहाँ हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। अगला कंटेंट हम किसके बारे में जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज किसको बोला जाता है, इस चीज को देखते हैं। यहाँ से हम लोग समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे हम लोग जानते हैं इस चीज को, समांतर चतुर्भुज के बेस पे जानते हैं भाई। किसके बेस पे जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के बेस पे जानते हैं। तो ये है आप लोगों का समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। चलिए समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं भाई हम लोग। समांतर चतुर्भुज क्या होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में जब हम लोग यहाँ से जानते हैं तो समांतर चतुर्भुज क्या होती है इस चीज को जानते हैं, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं
ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं आपस में परस्पर समांतर एवं बराबर हो। परस्पर समांतर एवं क्या हो? बराबर हो। परस्पर समांतर एवं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं आपस में परस्पर समांतर एवं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाओं का युग्म समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाओं का युग्म आपस में परस्पर बराबर एवं समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाओं का युग्म आपस में परस्पर बराबर एवं समांतर होते हैं। समांतर होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस दृष्टि से डायग्राम के बेस पे, जैसे हम लोग देखते हैं डायग्राम के बेस पे देखते हैं ना, तो ये आप लोगों को इस तरीके से रहता है भाई। ये आप लोगों का समांतर चतुर्भुज इस तरीके से रहता है। समांतर चतुर्भुज किस तरीके से रहता है? इस तरीके से रहता है। अगर डायग्राम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को डिनोट करेंगे तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के बेस पे हम लोग देखते हैं, मतलब इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर आपका ये होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर AD समांतर हो जाएगा BC, AD समांतर BC और AD बराबर BC हो जाएगा पहला। दूसरा AB समांतर DC हो जाएगा और AB बराबर हो जाएगा DC, ये दो चीज़ हो जाएगा। क्लियर? तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज में ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं आपस में परस्पर समांतर एवं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाओं का युग्म आपस में परस्पर बराबर एवं समांतर होते हैं। जैसे AD समांतर BC, AD बराबर BC, AB समांतर DC, AB बराबर DC। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म आपस में बराबर होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक को 90 अंश के होते हैं, वह वर्ग कहलाती है। तो वर्ग के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखे थे एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। और आयत के बेस पे ये देखे थे कि जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक को 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC, ABCD इक्वल टू 90 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के बेस पे हम लोग ऐसा देखना है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं आपस में परस्पर समांतर एवं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाओं का युग्म आपस में परस्पर बराबर एवं समांतर होती है। किस चतुर्भुज में दोनों भुजाओं
का युग्म आपस में बराबर होती है तो समांतर चतुर्भुज में होती है। किस भुजा में, किस चतुर्भुज में दोनों युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर होती है तो समांतर चतुर्भुज में होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाओं का युग्म आपस में बराबर भी है और समांतर भी है, तो ये आप लोगों का समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो पहला वर्ग के बेस पे देखें, दूसरा आयत के बेस पे देखें, तीसरा समांतर चतुर्भुज के बेस पे देखेंगे, चौथा हम लोग यहाँ पर देखते हैं समलंब चतुर्भुज के बेस पे। चौथा हम लोग देखते हैं यहाँ पर समलंब चतुर्भुज के बेस पे। इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं समलंब चतुर्भुज के बेस पे। ये आप लोगों का समलंब चतुर्भुज के बेस पे हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं। समलंब चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। उसके बाद हम लोग समांतर चतुर्भुज के बेस पे जानते हैं, फिर उसके बाद वर्ग के बेस पे जाने, उसके बाद आयत के बेस पे जाने। तो समलंब चतुर्भुज किस दृष्टि से होता है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे सम चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, सम चतुर्भुज के बारे में। फिर ये चतुर्भुज का वर्गीकरण आप लोगों का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंटेंट है हमारे पास। पहला कंटेंट समलंब चतुर्भुज है, दूसरा है सम चतुर्भुज है। तो पहला कंटेंट हमारे पास क्या है भाई, पहला कंटेंट है हमारे पास समलंब चतुर्भुज और दूसरा है सम चतुर्भुज। तो समलंब के बारे में पहला जानते हैं, फिर हम लोग जानेंगे सम चतुर्भुज के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग जानते हैं भाई। तो समलंब चतुर्भुज के बेस पे जानते हैं समलंब चतुर्भुज किस तरीके से होती है और सम चतुर्भुज किस तरीके से होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं। देखिए, तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म, जिसके भुजाओं का एक युग्म ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो, परस्पर बराबर एवं समांतर हो। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो आप लोगों को पूछा जाता है कि समलंब चतुर्भुज क्या है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का कितने युग्म बराबर होते हैं, तो एक युग्म परस्पर आपका बराबर होता है एवं समांतर होता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के बेस पे हम लोग ये चीज को देखते हैं, जैसे कि डायग्राम के बेस पे देखते हैं, तो ये आप लोगों का इस तरीके से रहता है। ये डायग्राम के बेस पे ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। या तो ये बराबर होगा या तो ये बराबर होगा, दोनों में से एक होगा। या तो ए बी समांतर डी सी होगा या फिर ए डी समांतर बी सी होगा, दोनों में से एक होगा। दोनों में से क्या होगा, एक होगा भाई यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ए बी समांतर डी सी या ए डी समांतर बी सी, और सम चतुर्भुज के बेस पे भी हम इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ए बी समांतर डी सी या ए डी समांतर बी सी। ठीक है, और यहाँ पर वर्ग के बेस पे देखें तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वह वर्ग कहलाती है। जैसे कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, किसमें प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, तो वर्ग में और आयत में होती है। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वह वर्ग कहलाती है। जैसे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। और आयत के बेस में हम लोग ये देखें कि जिसमें आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। तो आयत के बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि ए के बेस पे होता है, बी के बेस पे होता है, सी के बेस पे होता है, डी के बेस पे। तो ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद हम लोग थर्ड कंटेंट में देखें समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसी होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखें। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं आपस में परस्पर समांतर एवं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाओं का युग्म आपस में परस्पर बराबर एवं समांतर होते हैं, उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज
चतुर्भुज कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं आपस में परस्पर समांतर एवं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाओं का युग्म आपस में बराबर एवं परस्पर समांतर होते हैं, जैसे एडी समांतर बीसी, एडी इक्वल टू बीसी, एबी समांतर डीसी, एबी इक्वल टू डीसी। समांतर चतुर्भुज दोनों युग्म आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समलम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म परस्पर क्या हो, बराबर हो एवं समांतर हो, समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज में केवल एक भुजाओं का युग्म आपस में बराबर होगा या समांतर होगा, दोनों में से कोई एक, या फिर एबी समांतर डीसी या फिर एडी समांतर बीसी हो जाएगा। अब लास्ट कंटेंट हमारा जो चतुर्भुज का लास्ट पॉइंट है वो है आप लोगों का सम चतुर्भुज। वास्तव में सम चतुर्भुज क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज कहलाती है, ठीक है, समचतुर्भुज कहलाती है। जैसे कि इस तरीके से हम लोग ये इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ए बी सी डी ये चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, क्लियर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, समचतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और क्या कहलाती है, समचतुर्भुज कहलाती है। तो चतुर्भुज के प्रकार के अंतर्गत हम लोग ये देखें कि चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं, चार भुजा होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बायां भाग होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 307 अंश होता है। चतुर्भुज के प्रकार में पहला वर्ग के बेस पे देखिए, वर्ग जिसके आमने सामने जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। और आयत दूसरा कंटेंट देखिए, आयत क्रम जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जबकि वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो दोनों में कॉमन चीज यही होती है कि दोनों में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज पढ़े। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दोनों भुजाओं का युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होते हैं, तो वो आपके समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाओं का युग्म आपस में बराबर होता है एवं समांतर होता है, उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद समलम चतुर्भुज पढ़े। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर, उसको हम लोग समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो समलम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज को कहते हैं जिसके भुजाओं के दोनों युग्म के जोड़ों में से केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, वह समलम चतुर्भुज कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े सम चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, वह सम चतुर्भुज कहलाता है। तो सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसका केवल एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर होता है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसका केवल एक युग्म और एक ही भुजा आपस में क्या होता है, समांतर होता है, वह आपका समलम चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके दोनों युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर होते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, जिसके दोनों भुजाओं का युग्म आपस में बराबर एवं क्या होता है, समांतर होता है। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है उसको आयत बोलते हैं। आयत में प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, तो आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। तो किसमें प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। किसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आयत में आपके आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। तो आयत की दृष्टि से हम लोगों ने इस चीज को देख लिया, वर्ग की दृष्टि से देख लिया, समांतर चतुर्भुज की दृष्टि से देख लिया और समलम चतुर्भुज की दृष्टि से देख लिया, सम चतुर्भुज की दृष्टि से देख लिया। बेसिकली इसके पहले प्रीवियस वीडियो के बेस पे हम लोग त्रिभुज के बारे में जो जाने थे। त्रिभुज के भुजा के आधार पे होता था दो प्रकार का, एक कोण के आधार पे, एक भुजा के आधार पे, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण, दोनों का एनालिसिस किए थे। ये हम लोग चतुर्भुज के बेस पे हम लोग अभी इस वीडियो लेक्चर में एनालिसिस किए हैं। इसके बाद वाले जो कंटेंट है, इसके बाद वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग थ्योरम के बारे में
जानेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड क्या होता है। और यदि दो समान जीवाएं, अगर किसी वृत्त पे स्थित दो समान जीवाएं आपस में बराबर होती है तो उस पर बराबर जो कोण अंतरित करेगा क्या वो बराबर होगा। अगर कोण बराबर है तो क्या जीवाएं बराबर होता है, अगर जीवाएं बराबर है तो कोण बराबर होगा क्या। दोनों का अंतरित कोण अंतरित जीवाएं के बराबर होगा या जीवाएं अंतरित कोणों के बराबर होगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट कंटेंट में बेसिक वीडियो के माध्यम से कंटेंट को क्लियर करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग इसी कंटेंट के साथ फिनिश करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।